silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस, यू आर कीपिंग अप विद योर रिवीजन प्लान्स। इसी उम्मीद के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं और ये आर्टिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे एज वी यूज टू डू। सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक एंड शेयर दीज सेशंस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता चले लेक्चर्स के बारे में एंड दे कैन आल्सो प्रिपेयर एंड वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली। एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेशन इज कंसर्न, ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं। नेशनल कल्चर फंड, INS कोची, केटामाइन, लंपी स्किन डिसीज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि नेशनल कल्चर फंड न्यूज में है, अब जिस पर्पस से है वो कॉन्टेक्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी ही सही। रिसेंटली लोकसभा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इन्फॉर्म्ड कि नेशनल कल्चर फंड रिसीव्ड इतने करोड़ फ्रॉम यहाँ से, पिछले 5 सालों के अंदर इसमें इतना पैसा आया, यहाँ से रिसीव किया। तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल कल्चर फंड है क्या, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज सेट अप बाय, इसका एम क्या है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, राइट। सो ये सारी बातें जो है, क्या जो डोनेशन आती है टू द नेशनल कल्चर फंड इज एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट और नॉट, तो ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग INS कोची। INS कोची इज इन न्यूज, व्हाई इट इज इन न्यूज वो मैं आपको बताऊंगी ही सही when I'll be talking about, क्योंकि it recently evacuated one of the 18 sailors, कहाँ पर कैसे वो बताऊंगी। लेकिन मैप के लिए आपको पहले ही एक होमवर्क दे देती हूँ, या ऐसा करते हैं कि as we'll proceed तो फिर आपको बताऊं। चलो जब प्रोसीड करेंगे ना फिर बताऊंगी। तो एक तो हो गया INS कोची के बारे में जानेंगे। अच्छा, होमवर्क अभी ले लो। जब मैं INS कोची की बात करूंगी ना, ये कॉन्टेक्स्ट में है गल्फ ऑफ एडन। कॉन्टेक्स्ट बता दूंगी, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए आज ये है कि आपको मैप प्रैक्टिस करनी है और गल्फ ऑफ एडन का मैप जो है वो जरूर देखना है, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क। आज का होमवर्क यही है, गल्फ ऑफ एडन के बारे में, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, ये कैसे एक्सटेंड करता है, इसके आसपास वो सारी चीजें जो हैं आई थोड़ा सा इलैबोरेट, ताकि आप जब मैप में देखो तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसके बाद केटामाइन। केटामाइन हम पढ़ेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन रिसेंट टाइम्स दिस ड्रग केटामाइन बहुत स्पॉटलाइट में है, डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं इसके अराउंड, इसके एप्लीकेशंस के अराउंड, इफेक्ट, सेफ्टी कंसर्न्स, तो ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं, राइट। सो विल टॉक अबाउट इसके इफेक्ट्स क्या हैं और जितनी भी इससे एसोसिएटेड बातें हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट ओरिएंटेड बन सकती हैं, वो वी विल कवर। देन यू हैव लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज वापस से न्यूज में है। इस बार देयर वाज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दैट हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करी गई रिगार्डिंग द कैटल डेथ ड्यू टू लंपी स्किन डिसीज। सो कमेटी पॉइंटेड आउट कि जो डेटा प्रोवाइड किया गया है बाय द डिपार्टमेंट, वहां कुछ डिस्क्रिपेंसी है जो एक्चुअल सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड उसके कंपैरिजन में, राइट। सो जो रियलिटी है और जो नंबर सामने रखे गए हैं, कमेटी कह रही है कि दे आर नॉट अलाइनिंग, द नंबर्स आर नॉट अलाइनिंग, द रिपोर्टेड नंबर्स आर नॉट अलाइनिंग विद द रियलिटी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लंपी स्किन डिसीज के बारे में पढ़ना, ये डिसीज कैसे स्प्रेड होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इंडिया में इसका प्रिविलेंस, ये सारी डिस्कशन जो है हम इसके अराउंड करेंगे, राइट। देन यू हैव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है अभी कल ही न्यूज में है, तो मतलब न्यूज में आए आजकल में, तो हम इसके बारे में पूरे जो भी आपके प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से जो भी इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं वो विल डिस्कस। सो आई होप आपको पता चल गया है कि हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, व्हाट वी विल बी कवरिंग, हाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, और
अभी जिन्होंने अभी तक भी अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेक श्योर दैट जल्दी से अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दे, राइट? मूविंग ऑन, India's badminton stars Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranike Reddy won the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award announced by Ministry of Youth Affairs and Sports. So, इन awards के बारे में पढ़ लेते हैं, right? Now, as far as the awards are concerned, लाइंस तो आप खुद पढ़ लोगे, लाइंस में मतलब कुछ है नहीं ऐसा, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि ये जो अवार्ड्स हैं नेम्ड आफ्टर हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी, एक इंडियन लेजेंडरी फील्ड हॉकी प्लेयर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वहीं से ही नाम पड़ा है. Erstwhile they were known as Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. It is the highest sporting honor in India. Right, so the award was instituted in 1991-1992. पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, लेकिन 2001 के बाद रीनेम कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला गया टू ऑनर दी हॉकी लेजेंड. अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द स्पोर्ट्स पर्सन्स जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स दिखाई हो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, जिसमें एम्फेसिस दिया जाता है ऑन कंसिस्टेंसी एंड एक्सीलेंस दैट यू हैव अचीव्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट? सो हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द रेसिपिएंट्स आर सिलेक्टेड बाय अ कमेटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री इटसेल्फ. सो द अवार्ड इज हर साल दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now, as far as eligibility criteria is concerned, to be eligible for Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, जो athletes हैं, they should have consistently performed at the highest level and brought laurels to the country in the field of sports. ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइंस में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो, मैं आपको समझा देती हूँ. जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल, जैसे ओलंपिक में, एशियन में, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड गेम, चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप के अंदर, एंड इक्वली रिकॉग्नाइज जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रहे हैं, तो पिछले 4 सालों के अंदर अगर उन्होंने किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, सो दे हैव शोन एन एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, तो ये उन्हें दिया जाता है, who have brought laurels to the country in the field of sports. So award has been bestowed upon number of athletes from various sports, cricket से बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग, और कुछ नोटेबल रिसिपिएंट्स के नाम आपको पता ही होगा, विराट कोहली, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर. So these are some of the names, right? Major Dhyanchand Khel Ratna Award is highly prestigious and is a recognition of athletes एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स, चाहे वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो. द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कहां पर? राष्ट्रपति भवन में ड्यूरिंग नेशनल स्पोर्ट्स डे, राइट? सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? Sports person who have been penalized or against whom an inquiry is pending or ongoing for the use of drugs या substances that is banned by World Doping Agency will not be eligible for the award. तो ये आपको एक चीज है ध्यान में रखनी रहेगी. बाकी सारी बातें तो बता दी कि इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी ने दी हो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, तो एक उनको टाइम फ्रेम, मेजर इवेंट्स में उनका एक कंसिडरेशन रहा हो, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट बेसिकली कुछ रिस्पेक्टिंग मेजर इवेंट्स में जो भी उन्होंने जैसे भी प्रदर्शन दिखाया, तो असेसमेंट इज डन और फिर कंक्लूजन पे आ जाता है. और जो भी एथलीट्स को पैरालाइज किया गया फॉर यूजिंग एनी ड्रग जो कि बैन करी गई बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वो अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट? और एक और बात है, कुछ जनरल कंडीशंस हैं कि फॉर द सेकेंड टाइम सेम पर्सन को अवार्ड नहीं दिया जाएगा. देर विल बी ओनली 1 award every year to be given to an individual sports person. This condition will be relaxed only in exceptional circumstances. मतलब only 1 award is given every year to individual sports person. Exceptions to this rule are there. They are rare and only happen under special circumstances. अगर कोई एथलीट है, डिजर्विंग है, बट ही और शी पास्ड अवे, सो अवार्ड may still be given posthumously. इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना. गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू कैंसल और एनुअल द अवार्ड फॉर अ रेसिपिएंट. मतलब कोई भी स्पेसिफिक डोपिंग का केस आ गया फॉर एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे कैंसल और एनुअल द अवार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर
रेसिपिएंट। कैश प्राइज दिया जाता है, ध्यान में रखना, 25 लाख का, विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो जो कैश प्राइस दिया जाएगा इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, मतलब एथलीट डजंट हैव टू पे द टैक्सेस ऑन दिस अमाउंट। और ईच स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव्स अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एज अ फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। मेडल इज अवॉर्डेड, राइट? सो 1 मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड दिस कैश अमाउंट। कैश अमाउंट की रिगार्डिंग स्टेटमेंट बन जाएगी क्योंकि वो टैक्स से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये कुछ बातें हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे और आपके एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इन रीसेंट टाइम्स ड्रग केटामाइन हैज सर्ज्ड इनटू स्पॉटलाइट, triggering debates and discussions surrounding its applications, effects and safety concerns। तो ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्शन से प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें वो सारे फैक्ट्स जो इसे एसोसिएटेड हैं वो पढ़ने हैं। नाउ एज फार एज केटामाइन इज कंसर्न, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इज नोन एज डिसएसोसिएटिव एनेस्थेटिक। डॉक्टर्स केटामाइन को यूज करते हैं टू इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। सबको पता होगा, इट हेल्प्स आउट अ पर्सन इन, मतलब एक पर्सन जो है वो स्लीप लाइक स्टेट में चले जाता है विदाउट नीडिंग मसल रिलैक्सेशन, राइट? तो डॉक्टर्स यूज करते हैं। द टर्म हेयर जब हम बोल रहे हैं डिसएसोसिएटिव एनेस्थेटिक, डिसएसोसिएटिव मतलब इट रेफर्स टू, जब वो एक ऐसी स्टेट ऑफ फीलिंग होती है ना व्हेन यू आर डिटैच फ्रॉम द बॉडी, दैट इज लाइक जब हम डिसएसोसिएशन की बात करते हैं, सो दैट इज डिसएसोसिएटिव। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, हम अक्सर ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, तो डॉक्टर्स ने एनेस्थीसिया दिया है अभी, राइट? सो केटामाइन जो है वॉज इनिशियली डेवलप्ड एज एन एनेस्थेटिक फॉर एनिमल्स 1960s में। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव किया फॉर यूज इन ह्यूमंस। सो पहले ये एनिमल एस्थेटिक की तरह यूज किया जाता था और फिर उसको अप्रूव किया गया। रिसेंटली यूज टू ट्रीट डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस, ऑल्सो यूज रिक्रिएशनली। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इन रीसेंट टाइम्स केटामाइन हैज बीन यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, बाकी और जो भी एसोसिएटेड सर्टेन मेंटल इलनेस है वो, राइट? सो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनियस, नेसल स्प्रे, टैबलेट है फॉर मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट, इसके लिए। Unfortunately, ketamine is also used recreationally, मतलब some people use it for non-medical purpose, right? So recreational users मतलब may snort, inject, smoke ketamine ताकि वो उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि इसके इफेक्ट में क्या है, डॉक्टर्स क्यों यूज करते हैं? ताकि एक स्लीप लाइक स्टेट यू ब्रिंग। अगर आपको जैसे कोई पर्सन है अभी हॉस्पिटल में आया, ऑपरेशन करना है, उससे पहले जब हम बोलते हैं ना अभी एनेस्थीसिया दिया है, सो दैट इज द केस। बट अभी इट इज गेनिंग अटेंशन बिकॉज ऑफ इट सेवरल अदर यूजेस, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं। केटामाइन कैसे काम करता है? मैं आपको बोल रही हूँ कि पर्सन जो है वो डिसएसोसिएटिव स्टेट कैसी है, वो स्लीप लाइक स्टेट है, आपको पता नहीं चलता, यू आर फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, योर बॉडी। सो केटामाइन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड NMDA रिसेप्टर। जिसको ज्यादा लग रहा है साइंस है तो इसको रट्टा मार लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए कवर कर लो, राइट? सो N-methyl D-aspartate रिसेप्टर। तो केटामाइन वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग दिस स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन। ये जो रिसेप्टर है इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग पेन एंड सिग्नल्स एंड रेगुलेटिंग द मूड। जब चोट लगती है, जब दर्द होता है, वो कैसे हो रहा है? वो पेन का दर्द माइंड में जा रहा है। मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रही हूं। पेन किलर खाते हैं, पेन किलर से क्या हो रहा है? पेन किलर से यही तो हो रहा है कि वो सिग्नल नहीं जा रहा है ब्रेन तक। सो दिस रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग पेन सिग्नल्स एंड रेगुलेटिंग दैट मूड। तो इस पर्टिकुलर आप सिंपल टर्म्स में लगाओ, सो इस मैकेनिज्म में केटामाइन क्या करता है? ब्लॉक्स दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन, राइट? सो बाय ब्लॉकिंग NMDA रिसेप्टर, केटामाइन कैन प्रोवाइड pain relief and create a feeling of euphoria, right? So ketamine leads to pleasant visualization, a sense of detachment from the reality. तो दर्द नहीं होगा ना, महसूस नहीं होगा। Ketamine can cause hallucinations। इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस होती हैं, साउंड्स एंड साइट, ये इट कैन कॉज।
Some doctors consider ketamine safe for medicinal use, अगर आप इसको controlled medical settings के time पे लो. However, there are reported risks also that are associated with ketamine use. एक addiction हो सकती है and हाई डोसेज अगर आप ले लिया जाए तो एक रिपोर्टेड रिस्क भी से एसोसिएटेड है. सो देयर इज अ लिमिटेड रिसर्च ऑन द लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ केटामाइन. मतलब इसकी वजह से इट मेक्स इट चैलेंजिंग टू फुली अंडरस्टैंड इट्स रिस्क ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड्स. ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि इट कैन प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशंस. सेफ्टी ऑफ केटामाइन कंजम्पशन जो है मेडिकल यूज के लिए डॉक्टर कहते हैं इट इज सेफ, बट यहाँ पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर आर रिपोर्टेड रिस्क कि आप अगर एडिक्शन इसकी हो जाए, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है हाई डोसेज अगर आप ले लो. सो देर आर लिमिटेड रिसर्च टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी ऑफ दिस ड्रग. सो ये थी पूरी जानकारी जो आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में. देन यू हैव नेशनल कल्चर फंड, जिसकी हम बात करेंगे. यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट informed in the Lok Sabha कि NCF received rupees 3.70 crore from non-government resources during the last 5 years. NCF, National Culture Fund, it was established by Government of India as a trust under which act? Under Charitable Endowment Act 1990 through a gazette notification in 1996. NCF जो है, नाम से पता चल रहा है कल्चर फंड है, तो इसका पर्पस क्या है? इट वॉज क्रिएटेड टू फंक्शन एज अ फंडिंग मैकेनिज्म सेपरेट फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ फंडिंग है. किसके लिए? आर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए. तो ये इसका पर्पस ये है टू अलाउ द इंस्टीट्यूशंस, टू अलाउ द इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर who are working as partners with the government. Right? So it was established as a funding mechanism that is different from the already existing sources and patterns for funding the art and culture in India. यहाँ पर it will enable those institutions, those individuals to support art and culture directly as partners with its government. So NCF का aim है to mobilize additional resources through this concept of, we know, public-private partnership. ये कोलैबोरेशन जो है सरकार की प्राइवेट एंटिटीज के साथ, इसका पर्पस क्या है? किस लिए? टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व दैट इंडियाज कल्चर हेरिटेज, जिसमें टेंजिबल भी आ जाते हैं और इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं. एनसीएफ को मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी. So these bodies work to implement the policies that align with NCF. So council is there and an executive committee is there. Council is chaired headed by Union Minister of Culture. Maximum strength कितनी हो सकती है? 24 members की, including chairman and member secretary. Members कौन कौन से हो सकते हैं? Members include individuals from corporate sector, public sector, private foundations, non-profit organizations. इस structure का aim ये है कि जितनी ज़्यादा involvement हो आप उतनी increase करो of non-government representatives also in decision making process. That is regarding the culture funding. Executive committee is led by Secretary, Ministry of Culture. 24 की स्ट्रेंथ है. काउंसिल के चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से होंगे और बाकी मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन हो सकता है. ठीक है. द डोनेशन टू द नेशनल कल्चर फंड विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, यहां से स्टेटमेंट बन सकती है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट. ठीक है जी. Now moving on to the next article, that is your INS Kochi. Indian destroyer INS Kochi recently evacuated one of the 18 sailors on board the hijacked commercial vessel MV Rion off the coast of Somalia. So it is a very powerful naval warship. Recently, it was involved in this operation to evacuate sailor from a hijacked commercial vessel off the coast of Somalia. तो हमारे लिए मैप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सोमालिया. अब आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए सोमालिया कहाँ है. इधर इंडियन ओशन लगता है, ऊपर गल्फ ऑफ एडन है, राइट? सो ये थोड़ी बातें तो आपको जाननी पड़ेंगी. अगर आप साथ साथ मैप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा.
मैं ऐसा करती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैप का। आई होप आप मैप देख पा रहे हो ना, यू एबल टू सी दैट मैप। ये रहा आपका सोमालिया, इधर है गल्फ ऑफ एडन। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं बात कर रही हूँ कि ये आज होमवर्क में आप करोगे। गल्फ ऑफ एडन अगर आप देखो, इट इज एन आर्म ऑफ इंडियन ओशन। कहाँ सिचुएटेड है? येमेन ऊपर, नीचे सोमालिया, इधर अरेबियन पेनिनसुला। सो इट इज बाउंडेड टू द साउथ में सोमालिया लग गया, राइट? नॉर्थ में येमेन हो गया, ईस्ट में अरेबियन सी हो गया, और वेस्ट में जिबोती। ये रहा अपना जिबोती। इधर बाबल मंडब स्ट्रेट, फिर इधर रेड सी एंटर कर जाते हो आप। तो ये थोड़ी सी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो जो गल्फ ऑफ एडन है, इट इज अराउंड 900 किलोमीटर लॉन्ग, 500 किलोमीटर वाइड। एक इंपॉर्टेंट पार्टवे है फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्शियन गल्फ ऑयल। ये गल्फ कनेक्ट करता है रेड सी को टू अरेबियन सी। आप मैप में देखा ना, इधर अरेबियन सी, इधर रेड सी, गल्फ ऑफ एडन इधर है। सो गल्फ ऑफ एडन जो है, इट कनेक्ट्स रेड सी टू द अरेबियन सी वाया दिस स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडब। तो इट एक असेंशियल ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट बनता है ये बिटवीन यूरोप एंड फार ईस्ट। पिछले कुछ सालों के अंदर दिस गल्फ हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ टेररिज्म, रिफ्यूजी स्मगलिंग, पायरेसी, इन सब के चलते, राइट? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम के लिए मैप प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग टू दिस INS कोची नाउ। अब INS कोची की इससे एसोसिएटेड 2 पॉइंट्स बनते थे आर्टिकल से, एक दिस गल्फ और एक INS कोची। अच्छा, तीसरा एक पहलू बताऊं तो तीसरे पहलू में आपको थोड़ा सा मैरीटाइम जो पॉलिसी पायरेसी है उसके बारे में अगर आप जानकारी लो, तो जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव जो है दैट आर रिलेटेड टू मैरीटाइम पायरेसी, राइट? तो यहां पर आपको थोड़ा सा UN क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए। कुछ कन्वेंशन जो हैं वो आपके प्रीलिम से थोड़ी सी एसोसिएटेड हो सकती हैं, तो ध्यान में रख लोगे तो सही है। यहां पर अभी हम बात करते थे हैं INS कोची की, थोड़ा सा डिफेंस साइड में चले जाते हैं फिर हम, राइट? एज फार एज INS कोची इज कंसर्न, इट इज अ टाइप ऑफ लार्ज एंड पावरफुल नेवल वॉरशिप। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ। इट बिलोंग्स टू कोलकाता क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। इट वॉज बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ this project 15A. It is constructed by Mazagon Dock Limited, Mumbai. It was commissioned into the Indian Navy on 30th of September. Right? इसका एक फीचर में बात करूं तो इट इज equipped with advanced supersonic and long range BrahMos surface to surface missile. Important है। This ship has its own rocket launchers that are designed in India for anti-submarine purpose. It is equipped with torpedo launchers, which are tubes that are used to launch torpedoes. They are also made in India. This ship has a sonar system, new generation sonar system. Right? The sonar system helps to detect the underwater objects. ये भी it is developed domestically. Right? So these are the points that you can remember. Now moving on to the last article of this lecture, that is very important, lumpy skin disease. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रेज कंसर्न्स की जो भी आपने नंबर दिखाए हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पर लंपी स्किन डिसीज को लेके देयर आर कंसर्न्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लंपी स्किन डिसीज के बारे में पढ़ना। Lumpy skin disease LSD is caused by a virus that is called lumpy skin disease virus, which belongs to Capripox virus genus in the Poxiviridae family. This virus and this family, right? So this virus mainly affects cattle, cows, उनके बच्चे, offsprings, Asian water buffaloes, and other members of the virus genus can affect sheep, goats. LSD outbreak occur in epidemics separated by several years, and as per 2021 report by the FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations. So according to 2021 report by FAO of United Nations, LSD outbreaks occur in epidemics several years apart. Right? ये डिसीज होती कैसे है? Through blood-sucking vectors like ticks, mites like houseflies, mosquitoes.
Contaminated water, fodder, feed, it can contribute to the spread of this disease. Scientists recommend isolation of infected animals ताकि वायरस फैले नहीं. In India, the presence of free-ranging cattle, feral cattle, could be factor in the rapid spread of LSD. Symptoms के अंदर जो है LSDV affects animal circulatory system. And they got inflammation of blood vessels. और फिर अगर आपने देखा हो स्किन के ऊपर on the surface of skin you will see certain, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है, and lesions in the organs like liver, lymph nodes. Animals will also experience fever होगा, loss of appetite, mucus secretion. So ये सारी चीजें हैं. Lumps will be there, nodules will be there on the animal's body. पहले LSD was limited to sub-Saharan Africa. लेकिन ओवर द पास्ट डिकेड ये मिडल ईस्ट में स्प्रेड हुआ, टर्की और बाकी कंट्रीज के अंदर, फिर रशिया और इंडिया के अंदर. LSD एंटर्ड इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना 2019 में. इंडिया में 20 इंडियन स्टेट्स हैं, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जहां पर LSD रिपोर्ट किया गया. अक्टूबर 2023 तक के हिसाब से अबाउट 2.87 लाख एनिमल्स इन इंडिया वर अफेक्टेड एंड 22,313 एनिमल्स डाइड ड्यू टू द डिसीज ड्यूरिंग दिस ईयर. तो ये कुछ फैक्ट है, ध्यान में रखना हो तो आपकी मर्जी है, बट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, मेंस इज कंसर्न, LSD के बारे में पता होना चाहिए आपको, राइट. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. इफ येस, प्लीज डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, let others know about it. And thank you everyone. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Take care.